morning everyone. Let us start with today's important newspaper articles in the Hindu. The Hindu में देखते हैं क्या क्या important है. इसमें एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म ये important एडिटोरियल है. इसमें रेसिज्म इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक बॉडी फीचर ये बताया है. एंड क्या क्या बॉडी फीचर जैसे हेड हो गया, नोज हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो रेसिज्म को डिफाइन करती हैं. और फीचर जो है क्या होता है, ये ट्रांसमिट होते हैं एज यू नो कि जनरेशन टू जनरेशन. तो जितने भी एक कैटेगरी एक स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स के लोग होते हैं उनको, और ब्लैक भी होते हैं उनको वो जो वाइट लोग होते हैं वो रेसिज्म करते हैं और ब्लैक लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस्ड और बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं. जैसे कि आप इंडिया में देखो, इंडिया में क्या है, अनटचबिलिटी है. तो अनटचबिलिटी है तो आपने सुना होगा चंडाल्स के बारे में. चंडाल्स कौन होते हैं? चंडाल्स वो होते थे, यू माइट हैव लिसन अबाउट चंडाल्स. चंडाल्स हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. ये क्या करते थे, ये वुड लेके आपस में क्लैप करते थे और जब ये पास करते थे विलेज से तो क्या होता था, सब लोग जो है दूर हट जाते थे. नो वन वॉज अलाउड टू सी देम. और ये जो है लोगों का जो है वेस्ट मटेरियल होता था वो कैरी करते थे. तो और इनको भी उतनी इज्जत सोसाइटी में नहीं मिलती थी. सेम वे जो है जो ब्लैक पीपल है वो यूएस में रह रहे हैं तो उनको भी जो है उतनी जो है इज्जत वगैरह नहीं मिलती. और इट इज़ सेड दैट जो बैराक ओबामा हैं उन्होंने इलेक्शन जब जीते तो उसका मेन कारण यही था कि वो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने ब्लैक रेस को जो है रिप्रेजेंट करा था. और मैक्सिमम वोट इसलिए उनके पास इसलिए आया. इसके बाद जो ट्रम्प ने जीते बिकॉज एक ब्लैक प्रेसिडेंट के बाद वाइट प्रेसिडेंट होना भी एक एसेंशियल क्वालिटी थी. और बहुत सारे और भी रीजंस थे वो तो ट्रम्प के जीतने के, माइंड गेम्स एंड वगैरह वगैरह. जैसे कि उसने, जैसा कि एक इंसिडेंट आपको बताते हैं कि जो है ट्रम्प ने जो है सारी ऐप्स के थ्रू जो है लोगों का क्या साइकोलॉजी चल रही है उसके थ्रू जो है इलेक्शन वन करने का डिसीजन वो अपना जीता था. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द GS2 टॉपिक. GS2 में जो है इंडिया चाइना एग्री टू ईज स्टैंड ऑफ ये पढ़ लेना. इसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग में माइग्रेट शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड. सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करा है. सभी लोग जानते हैं कि माइग्रेंट्स की कितनी जो है दुर्दशा हो गई है इस लॉकडाउन टाइम में, इस कोरोना टाइम में कितने धूप में उनको चलना पड़ता है और बहुत लोग जो है रास्ते में ही जो है मर जाते हैं. वेरी पिटेबल सिचुएशन. गवर्नमेंट कहती तो है वो कर बहुत रही है पर किधर कर रही है वो चीज़ दिख नहीं रही है एक्चुअली. तो जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करा कि जो है उन्होंने जो है लॉकडाउन टाइम था एंड दे वांटेड टू मूव टू देयर होम टाउन. तो उसमें क्या हुआ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था. उसके तहत जो है कोई भी जो है लॉकडाउन तोड़ नहीं सकता. अगर कोई तोड़ेगा तो उसके अगेंस्ट जो है पेनल प्रोविज़न होगा. और ज़्यादा हार्मफुल इंटेंशन अगर देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये है कि उसको जो है 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी केसेस चल रहे हैं अभी तक माइग्रेंट्स के अगेंस्ट उन सब को जो है वापस ले लिया जाए. इसके बाद इंटरनेशनल टॉपिक में जो है पिंस ऑफ प्रोवोकेशन देख लेना. इसमें इंडिया चाइना पाकिस्तान रिलेशन के बारे में ये आर्टिकल है. ओके, और आर्टिकल में ये बताया गया कि जो 370 जो आर्टिकल है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है इसने सेपरेट कर दिया था, सेपरेट टेरिटरी बना दी थी. अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है. आर्टिकल 370 और 35A के रिवोक होने पर वो आप देख लेना. बहुत ही डिटेल वे में मैंने उसमें बताया है. तो इसमें क्या हुआ कि जब ये दोनों एक सेपरेट टेरिटरी बन गई तो अब चाइना और पाकिस्तान के जो इशू चलते रहते हैं. इसमें क्या रहता है कि जो लद्दाख है
अब लद्दाख फ्री हो गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इशू से। तो अब इंडिया जो है ज़्यादा फोकस कर सकता है। चाइना ने जैसे टेरिटरी ऑक्युपाई कर रखी है तो उस पर इंडिया ज़्यादा फोकस कर सकता है। अब दोनों लोगों की स्ट्रेटजी क्या होती है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट क्या है चाइना और इंडिया का? उनका ये इंटरेस्ट है कि इंडिया को बिजी रखो इन्हीं सब इश्यूज़ में, जिससे कि क्लेम्स वगैरह में करते रहो, जिससे कि और इंडिया जो है डिफेंसिव स्टेप ना ले सके। ओके, और चाइना का मेन पर्पस क्या है, उसका जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कोई हर्डल ना करे। बट पाकिस्तान के बहुत अदर इंटरेस्ट भी हैं। सो अगर देखा जाए तो चाइना के साथ कोई भी इशू हो तो ईजिली हैंडल हो सकता है। Okay, now move on to the other topic, Krishna and Godavari water utilization. Krishna or Godavari river, it is a water dispute between Telangana and Andhra Pradesh. जो सरप्लस वाटर है वो किधर जाएगा, कौन यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा, सो दिस इज़ द टॉपिक। और कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल सेटअप होता है और सारा केस वही ट्रिब्यूनल देखता है। कोई भी अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा मैलिफाइड माल फंक्शनिंग चीज़ ना दिखे तब तक सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं लेता है। Now let us move on to the next topic, disaster and disaster management में राजस्थान प्लान स्पेशल ड्राइव ऑन कोविड-19। राजस्थान ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। वो क्या था कि अवेयरनेस फैलाना। अनटिल एंड अनलेस हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे रिलेटेड टू कोविड-19 तो बहुत सारा सेक्शन है वो जो है समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे इस डिज़ीज़ से हमें लड़ना है। ओके, जैसा कि हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं कि हम लोग क्या जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो लोग खुद आए एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है, सो कैन वी स्टार्ट डूइंग वर्क। ओके, माने वो अगर पेमेंट हम लोग कर रहे हैं पे उस पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे आके काम करना है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ अराइजिंग। अब जो है क्या है कि राजस्थान ने ये प्लान करा कि आशा वर्कर्स के थ्रू हो गया या फिर ऑक्सिलरी मिडवाइफ्स होती हैं, इनके थ्रू एक अवेयरनेस ड्राइव चलाना जिससे कि जो है हर गांव का तबका समझ सके कोरोना वायरस से लड़ना कैसे, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है एंड एवरीथिंग। ओके, और साइबर सिक्योरिटी में एक इशू है BEMLs इंटरनल डेटा जो है ये जो है हैक्ड हो गया और देखा गया है कि पाकिस्तान ने इस डेटा को हैक करा गया। काफ़ी लगभग जो है 7 जो है डिफेंस ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनका ईमेल ही हैक्ड हो गया है। अब उसके कारण क्या है, बहुत सारी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है होती हैं सब ईमेल्स वगैरह में ऑफ कोर्स इन द डिफेंस सेक्टर जो कि लीक नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या किया, जल्दी से उनके ईमेल को जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है एंड अदर स्टेप्स विच वर टेकन की जो है देखा गया कि पासवर्ड जो है एंटी BJP वगैरह और एंटी कश्मीर समथिंग ऐसे रखा गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये भी समझना चाहिए BEML जो है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और दिस इज़ टू बी अंडरस्टैंड। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि GS थर्ड में और क्या इम्पोर्टेंट है। फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व, इसमें बताया कि अगर हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं तो इसी तरह से स्ट्रेटजी हम क्लाइमेट जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि जो है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो कम हो जाए। 74% क्लेम एंड लो वेज अर्नर्स है EPFO ने कुछ डेटा वगैरह रिलीज़ करा है। उसके अकॉर्डिंग जो है देखो EPFO में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनका एक EPFO में अकाउंट होता है। ओके, अब अकाउंट होता है तो उसने क्या एक्शन लिया, स्कीम चलाई EPFO ने कि जो है 3 मंथ्स की जो उनकी बेसिक अर्निंग है, ओके, बेसिक वेज प्लस जो 75% जो डियरेंस अलाउंस है, इतना अमाउंट जो है हर जो है छोटा से छोटा जो है वर्कर है, वेज अर्नर है, वो निकाल सकता है। ओके, अब जो है हिंदू एडिटोरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, इट इज़ सोशल एम्पावरमेंट में वही एंटी ब्लैक वाला पढ़ लेना, कंजर्वेशन में फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व और इंटरनेशनल रिलेशन में प्रिंस प्रोवोकेशन। इसके बाद प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ट्विटर टू टेस्ट
स्नैपियर फ्लीट्स इन इंडिया। फ्लीट्स जस्ट लाइक फेसबुक में आप स्टोरीज डालते हो ना, उसी तरीके से ये फ्लीट्स है जो कि 24 आवर्स तक ही वर्क करेगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ आ जाए कि व्हाट इज फ्लीट्स। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो कोविड-19 पेशेंट जो है ट्रैवल कर रहा है 700 किलोमीटर, डाइज इन भोपाल। कैसे जो है लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। एडिटोरियल पेज में अब इफ पीएम केयर्स, जो पीएम केयर फंड है उसको ये गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के उसमें नहीं आता है, बट इसमें ये बोला गया है कि अगर लोग अपना टैक्स पेयर मनी दे रहे हैं, सो वाई इट कांट कम टू बी इट, ये जो अकाउंट है ये जो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो सकता, ये अकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता। सो दीज आर द थिंग्स विच हैज़ बीन कवर्ड इन दिस आर्टिकल। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में हाउ टू बी फ्रेंड्स इन नीड, ये इंडिया और नेपाल के बीच जो अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन चला आ रहा है नेपाल के बीच में, ये आर्टिकल उस पर है। और ये आर्टिकल इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं, ये आर्टिकल है एक फॉरेन एम्बेसडर का है, जो फॉरेन एडवाइज़र का है, जो इंडियन जो नेपाल को एडवाइस करते हैं। ओके, और ये यूएन में भी रह चुके हैं। सो ये आर्टिकल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि देखिए जो है इंडिया और नेपाल हमेशा से देखा गया एक फ्रेंडली कंट्री रहे, बट बीच में क्या हुआ था, आपने अगर मधेशी इशू के बारे में सुना होगा। इसमें क्या था कि मधेशी लोगों को जो है नेपाल ने जो है सिटीजनशिप देने से मना कर दिया था। अब इनका क्लोज अलाइनमेंट है इंडिया के साथ, और इसके कारण इंडिया ने क्या कह रहा था, इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर दिया था। मतलब बहुत सारे जो है एलपीजी जो है सॉरी एलपीजी जो है इंडिया से जो है नेपाल जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स जो है काफ़ी दिन तक खड़े रहे थे इंडिया बॉर्डर पे, नेपाल के साइड गए नहीं। तो अब क्या हुआ, एलपीजी की शॉर्टेज होने लग गई, तो एक टेंशन जो है एस्केलेट होता चला गया। इसके बाद जो है अभी मानसरोवर जो है रूट पर एक रोड बना दी गई। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम में इनाग्रेशन भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है टेंशन को एस्केलेट ही कर रही हैं। इस पर ही एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ लेना। ओके, और इसके बाद आइडियाज़ में सिटी ऑफ फ्यूचर मीन्स इस पे अर्बनाइजेशन जो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो विलेजेस हैं वो कोरोना टाइम में अच्छे से लड़ पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द सिटीज़। तो सिटीज़ में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, दिस ऑल द थिंग्स आर टू बी नोटिस इन दिस आर्टिकल। इसके बाद वाई इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व राइजिंग एंड वाई दे मैटर इन अ क्राइसिस, ये पढ़ लेना। और जीएस2 में यूपी गवर्नमेंट क्लियर्स ऑर्डिनेंस अगेंस्ट काउ स्लॉटर, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में इफ पीएम केयर्स है, और इंटरनेशनल रिलेशन में हाउ टू बी फ्रेंड इन नीड, ये जीएस2 में है। ओके, जीएस3 में वाई इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व राइजिंग एंड वाई द मैटर इन अ क्राइसिस, अदानी विंस वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लेना। एफडीआई फ्रॉम केमन आइलैंड और साइप्रस जो है ये 3-4 जो है इंक्रीज हो गया। ओके, अब जो है ये केमन आइलैंड कहाँ का है, ये आपको पता होगा, ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। तो यहाँ केमन आइलैंड और साइप्रस में क्या है कि ये डेवलप कंट्रीज है, ये थोड़ा सा कम डेवलपिंग ये में है। सो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स वगैरह है ही नहीं। सो जो है कोई भी अगर कंपनी यहाँ पे अपना जो है बिजनेस सेटअप करती है तो उसको डायरेक्ट टैक्स से बच जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा कि एक्सपोर्ट में इसका जो प्राइस है गुड्स का वो कम हो जाएगा। सो एफडीआई यहाँ से बहुत ज़्यादा आया है दिस थिंग। छोटा सा आर्टिकल है, ये आप पढ़ लेना इंडियन एक्सप्रेस में। ओके, एंड इसके बाद जो है यही जीएस3 में सिटी ऑफ फ्यूचर वाला आर्टिकल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।